हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग सेंटेंस के प्रकार को पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उसको हम लोग समझे थे, देखे थे, जाने थे और परीक्षा में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस को कितने प्रकार में बांटा जाता है और किस आधार पर बांटा जा सकता है और कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है और इस बार कैसे प्रश्न आने की संभावनाएँ हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर दिस एग्जामिनेशन जो 28 नवंबर को होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या बोलते हैं देख लेते हैं। जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ के अनुसार, सेंटेंस को अर्थ के अनुसार हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सेंटेंस जो होता है ना, मैं आपको डेफिनेशन बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आपका क्या बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग, शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट अर्थ दे, उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। जिसका कुछ मतलब हो, जो क्रम से लिखा जाए, उसको मैं समझाया था। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को अर्थ के अनुसार बांट रहे हैं और अर्थ के अनुसार सेंटेंस को टोटल 5 भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन होता है। पहला जो प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, एक असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग अर्थ के अनुसार 5 भागों में बांट सकते हैं। सेंटेंस कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके सेंटेंसेज हैं जो अर्थ के अनुसार 5 भागों में बांट रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। परीक्षा में कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए पहला जो सेंटेंस है ना, जैसे सेंटेंस अर्थ के अनुसार 5 भागों में बांटते हैं। एक असर्टिव होता है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा आपका इंपरेटिव होता है, चौथा आपका ऑप्टेटिव होता है, पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आइए देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस कहा जा रहा है कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करा, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। किसी कथन को, स्टेटमेंट को जो क्या बोलते हैं बताता है, व्यक्त करता है, उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक कथन अर्थात जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में अक्सर पढ़ाया जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी क्या बोलते हैं कि सेंटेंस का पार्ट है लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अर्थ के अनुसार जो बांट रहे हैं तो सेंटेंस पास नहीं, 6 प्रकार से हो रहे हैं। आप उसमें निगेटिव सेंटेंस ऐड करके नहीं बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? कहा जा रहा है कि जो सकारात्मक कथन को व्यक्त करे। भाई असर्टिव सेंटेंस कहा जा रहा है जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करे, किसी भी बात को कहे सीधे सीधे, उसे असर्टिव सेंटेंस। और जो सकारात्मक बात कहे, सकारात्मक कथन को व्यक्त करे, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो नकारात्मक कथन को व्यक्त करे उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो सकारात्मक कथन को व्यक्त करे अफर्मेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक कथन को व्यक्त करे उसे निगेटिव सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है पहला एग्जाम्पल कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। एक सकारात्मक सेंटेंस है, सीधा सीधा बता रहा है। राम इज अ टीचर, राम एक अध्यापक है, सीधा सीधा बताया जा रहा है। इसी का निगेटिव देखिए क्या है कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि निगेटिव बनाया जा रहा है। तो ये आपका क्या बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस हो गया। राम इज नॉट अ टीचर, राम इज नॉट अ टीचर, यहाँ पे नॉट लगा के सेंटेंस को निगेटिव बनाया जा रहा है, इसलिए नकारात्मक कथन को व्यक्त कर रहा है, इसे निगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा।
जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो खास तौर से नॉट, नेवर, नथिंग और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट, नेवर, नथिंग का प्रयोग किया गया है तो आप समझिएगा कि निगेटिव सेंटेंस है वो। एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचानिएगा कि असर्टिव सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है। एक तो असर्टिव सेंटेंस का लक्षण क्या होता है, कभी भी सब्जेक्ट से शुरू होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। जो भी असर्टिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि उसके बाद से वर्ब होती है। इसके बाद से देखिए वर्ब है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद से वर्ब होती है, ये वर्ब में ही आ जाएगा गो, यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो सकता है। ए कंप्लीमेंट है, ए भी कंप्लीमेंट है, इसमें कंप्लीमेंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आपको मैं बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं किसी सेंटेंस में, आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, इनफ है उतना जितना मैं बताया हूँ। उसके बाद से क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लास्ट में इसके फुल स्टॉप होता है। सब में देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे दिया है, देख पा रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है, फिर आपका वर्ब होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है, उसके बाद से फुल स्टॉप होता है। इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जा रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य के द्वारा कोई भी वाक्य हो जिससे क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रश्न पूछा या किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। आप जब भी प्रश्न पूछने की बात करते हैं, किसी भी तरीके का प्रश्न हो, तो वो सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो दो तरीके का होता है, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसको WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे एस या नो टाइप क्वेश्चंस बोले जाते हैं। हमेशा प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आप आंसर कुछ बता के दोगे, कुछ कहना पड़ेगा आपको। दूसरा जो प्रश्न होता है जिसका आंसर आप केवल यस या नो में दे सकते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि जो भी WH टाइप क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस में या तो व्हाट रहेगा, वाई रहेगा, हुम रहेगा, हु रहेगा, वेयर रहेगा, व्हेन रहेगा, एसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जो एस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होता है। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैज हैव हैड हो गया, डू डिड हो गया, कैन कुड मे माइट, टोटल कुल मिला के 24 होते हैं। समझ रहे बात को, तो इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो जो भी इन क्रियाओं से शुरू होता है सेंटेंस, उसको एस या नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। और जो भी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। दूसरा है हु विल हेल्प यू। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तो आप इसका आंसर बता के दोगे। पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बताओगे, कुछ कहोगे कि मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम मोहन है। हु विल हेल्प यू, आपकी कौन सहायता करेगा, तो आप बताएंगे मेरी सहायता सोहन करेगा या रोहन करेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। इनका आंसर हमेशा आप एक्सप्लेन करके दोगे, बताओगे, समझाओगे। दूसरा जो एस या नो टाइप क्वेश्चंस हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, उनका देखिए किस तरह बनावट होता है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। हैज़ ही कम, क्या वह आ गया है। इस तरीके के प्रश्नों का जो जवाब होता है या तो हाँ या तो ना। क्या आप स्टूडेंट हैं, हाँ या ना। क्या वह आ गया है, हाँ या ना। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है ना कोई भी वाक्य, तो उसका हिंदी में अर्थ जो होता है क्या से शुरू होता है। ये क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इस प्रकार से बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और इसका जो जवाब होता है हाँ या ना में दिया जाता है।
प्रश्न जब भी पूछता है तो इस तरीके से पूछेगा, बोल देगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से या निगेटिव सेंटेंस से। आप एक एक सेंटेंसेस को समझते चलिएगा प्यार से, ताकि आगे आपके प्रश्न पूछता है कि कोई असर्टिव सेंटेंस दे देगा या इंट्रोगेटिव दे देगा, कहेगा निगेटिव में चेंज कीजिए, असर्टिव में चेंज कीजिए, तो आप सभी चीज़ों को पॉइंट दर पॉइंट समझते चलिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड वाले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेंगे। जो तीसरा सेंटेंस है, कहा यहाँ जा रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देख लीजिए। जिस वाक्य से, कोई भी वाक्य हो, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त हो, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव व्यक्त हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं हम लोग। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट, अनुरोध, अ पीस ऑफ एडवाइस और सलाह। अ सेंटेंस दैट expresses an order, a request or a piece of advice is called imperative sentence। ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा का भाव व्यक्त हो, सलाह का भाव व्यक्त हो या अनुरोध का भाव व्यक्त हो, उसे imperative sentence कहा जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं कि पहला उदाहरण है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा है डोंट गो देयर। थर्ड है प्लीज हेल्प मी। फोर्थ है सिट डाउन। आप देख रहे हैं इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज में, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में वाई जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी यू जो सब्जेक्ट होता है छिपा रहता है। जैसे जब भी आप बोलिएगा ब्रिंग अप ग्लास ऑफ वाटर, तो हमेशा सामने वाले को बोलिएगा। टोटल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो भी बोलता है फर्स्ट पर्सन होता है, सामने वाला जो सुनता है सेकंड पर्सन होता है, बाकी थर्ड पर्सन होता है जो मौजूद भी नहीं रहता है, जिसके बारे में बातचीत होता है। तो जब भी आप बोलेंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो आप सामने वाले से बोल रहे हो, इसका मतलब वो सेकंड पर्सन है। और यहाँ पे सेकंड पर्सन यू होता है और यू इस तरीके के सेंटेंसेज में छिपा रहता है। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में जिससे आज्ञा, सलाह या अनुमति का, जो अनुरोध या अनुमति का भाव व्यक्त होता है, उस जो सेंटेंस होता है उसमें यू सब्जेक्ट छुपा होता है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। सिट डाउन, बैठ जाइए या बैठ जाओ। ये सब के सब क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये जो दिया हुआ ना, इस तरीके से भी ये सेंटेंस हो सकते हैं और इन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे किसी को बोलते हैं गो, जाओ, कम, आओ, राइट, लिखो या लिखिए, तो ये भी सेंटेंस होते हैं। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो एक शब्द से भी बन सकता है और इसमें क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा होता है। ट्रिक देख लीजिए क्या है, वही बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू जो सब्जेक्ट होता है छिपा रहता है और इंपरेटिव सेंटेंस का जब समापन होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में फुल स्टॉप देना पड़ता है। यह इसका ट्रिक है। कितना आसान है देख रहे हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। चौथा नंबर जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कहा जा रहा है कि जिस वाक्य से, कोई भी वाक्य हो, जिस वाक्य से सांप, इसको श्राप भी बोलते हैं, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस वाक्य से साप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, कर्स का मतलब श्राप, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थना और विश। A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called optative sentence। ऐसा वाक्य जिससे साप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है कि मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट सक्सेस, मे द किंग लिव लॉन्ग। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे टिक देख लीजिएगा, जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा मे से शुरू होते हैं। हमेशा का मतलब ज़्यादातर।
ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं में से शुरू होते हैं, तो एक तो पहचानने का तरीका ये है कि अगर में से शुरू हो रहा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। एक चीज़ और कंफर्म करना पड़ेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा उसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो अगर कोई सेंटेंस में से शुरू हो रहा है और उसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो समझ जाइएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उस सेंटेंस से साफ आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव व्यक्त किया जा रहा है, किसी ना किसी एक भाव को व्यक्त किया जा रहा है। आगे ये बताया जा रहा है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें में नहीं होता है, बिना में का शुरुआत हो जाता है, लेकिन लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें में लगा नहीं होता है, लेकिन लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन अर्थ सेम होता है, भाव उसका सेम होता है कहने का। जैसे उदाहरण है कि मे गॉड ब्लेस यू, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है गॉड ब्लेस यू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, दोनों बात एक ही है। लॉन्ग लिव द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, दोनों बात एक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका, में से शुरू होगा, लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, वो कंफर्म ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होंगे कि जो में से शुरू नहीं होंगे लेकिन अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, आप उनको में लगाकर भी आराम से लिख सकते हैं, अर्थात दोनों वाक्य बराबर है, दोनों का भाव या अर्थ सेम है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। कहा जा रहा है कि जिस वाक्य से, कोई भी वाक्य हो, जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो। कैसी अभिव्यक्ति हो, तीव्र अभिव्यक्ति होना चाहिए। कहा जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिससे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा के तीव्र भाव उत्पन्न होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। लिखा जा रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। वंडरफॉल, वेल डन सोहन, हाउ डार्क नाइट इज। ट्रिक देख लेते हैं क्या है कि इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इस प्रकार के सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। देख रहे हैं, अंत में मतलब अंत कहने का मतलब कि ज़्यादातर अंत में होता है। बाकी इस तरीके के अगर वर्ड्स लगाए जा रहे हैं तो उनके तुरंत बाद होता है, तो आप यहाँ से हटा देते हैं। मान लीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेज में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जैसे वर्ड्स है अल्लास, ओ, आ, हुरा और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग दिखाते हैं, करते हैं। क्या दिखाने के लिए? प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा के तीव्र भाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को बनावट के आधार पर पढ़ लेते हैं। इसके पहले अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांटे थे। अब बनावट के आधार पर देखिए सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं। परीक्षा में पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये ज़रूरी भी है। कहा जा रहा है कि बनावट के आधार पे, जब भी बनावट होता है, बनावट मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। अमूमन 3 भागों में बांटा जाता है। बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, फिर कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसके बाद से कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बनावट के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इसके पहले अर्थ के आधार पर हम लोग सेंटेंस को बांटे थे, 5 भागों में बांटे थे, जो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है। सिंपल सेंटेंस कहा जा रहा है कि जब भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं उनमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट होता है क्लॉज और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट। मतलब एक स्वतंत्र होता है तो दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। बनावट के आधार पर तीन प्रकार के अमूमन मुख्य रूप से सेंटेंसेज होते हैं। एक सिंपल जिसमें एक स्वतंत्र क्लॉज होता है, दूसरा कंपाउंड जिसमें दो स्वतंत्र क्लॉज होते हैं, तीसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक स्वतंत्र तो दूसरा निर्भर क्लॉज होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रोहन राइट्स, रोहन लिखता है। ये पूरे आप क्लॉज का मतलब यहाँ सेंटेंस भी समझ सकते हैं, सेंटेंस। ये पूरा एक स्वतंत्र सेंटेंस है, इसमें कोई भी कुछ नहीं है। रोहन राइट्स, रोहन लिखता है, ये सिंपल सेंटेंस है। आगे कहा जा रहा है कि सी वांट्स टू रन, वह दौड़ना चाहती है, बट सी इज टायर्ड, लेकिन वह थकी है। इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, क्लॉज है। मतलब सी वांट्स टू रन एक सेंटेंस हो सकता है, बट सी इज टायर्ड, लेकिन वो थकी हुई है। तो ये दोनों, ये जो सेंटेंस कहा जाएगा पूरा यहाँ तक, ये आपके कंपाउंड सेंटेंसेज हैं, क्योंकि इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। यह एक हो गया, ये दो हो गया, यहाँ पे दो हो रहे हैं। इस पे केवल एक इंडिपेंडेंट क्या क्लॉज है। आगे कहा जा रहा है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, क्लॉज हो। तो ऑल्दो ही इज़ वेल्दी, स्टिल ही इज़ अनहैप्पी। ऑल्दो मतलब हालांकि, यद्यपि, यद्यपि वह अमीर है, वेल्दी मतलब समृद्ध, समृद्ध अमीर है, स्टिल ही इज़ अनहैप्पी, फिर भी, अभी भी वो क्या है, दुखी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और यह आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। ही इज़ अनहैप्पी, वह क्या है, दुखी है। ऑल्दो ही इज़ वेल्दी, हालांकि वह समृद्ध है या अमीर है। इस सेंटेंस को किसी ना किसी सेंटेंस पर निर्भर होना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हैं हालांकि वह समृद्ध है, अमीर है, तो कोई ना कोई एक सेंटेंस बोलेंगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होंगे वो डिपेंडेंट मतलब आश्रित सेंटेंस होंगे, किसी ना किसी सेंटेंस पे आश्रित होंगे। तो यहाँ पे स्टिल ही इज़ अनहैप्पी ये आपका इंडिपेंडेंट है और ऑल्दो ही इज़ वेल्दी ये आपका डिपेंडेंट है। और जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट रहे और एक डिपेंडेंट रहे क्लॉज, उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो देख रहे हैं कितना आसान है, इतना आसान है। हम लोग बनावट के आधार पर 3 भागों में बांट रहे हैं सेंटेंस को। पूछता है कि आपके परीक्षा में कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसे पूछता है, परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके बाद से मैं आपका पूरा प्रैक्टिस करा देता हूँ सेंटेंस से जितने क्वेश्चन पूछा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कृपया कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है और कुछ दिक्कत होता है वीडियो से रिलेटेड या इस लेसन से रिलेटेड, तो आप कृपया कमेंट करके पूछिए और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।